नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं शीतल राजपूत। 21वीं सदी की अब तक की सबसे बड़ी खबर। आधी रात को दुनिया में दो नए देशों का उदय हो गया। एक देश का नाम लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक और दूसरे का नाम डोनेस्क पीपल्स रिपब्लिक है। दुनिया में दो नए देश बनने का ऐलान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आधी रात को किया, देश को संबोधित करने के बाद अपने देश को। ये दोनों यूक्रेन का हिस्सा हैं, आपको बता दें। और यूक्रेन के डोनेस्क इलाके में, लुहांस्क और डोनेस्क में पहले से ही रूस समर्थित विद्रोही हैं और एक बड़े इलाके पर इनका कब्जा भी है। आधी रात को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रीय चैनल पर आए और राष्ट्र को संबोधित करते हुए यूक्रेन के इन इलाकों को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने का ऐलान किया और उसके साथ समझौता कर ऐलान भी कर दिया कि अगर पश्चिमी देशों ने, यूक्रेन या किसी देश ने हमला किया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे और अपनी सेना भी शांति कायम करने के नाम पर यूक्रेन में भेज दी। पुतिन के इस कदम से पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की आपात बैठक शुरू हो चुकी है। अमेरिका रूस को चेतावनी देता नजर आ रहा है, हमेशा की तरह पिछले कई समय से वो लगातार रूस को चेता रहा है और बाकी देश रूस से संयम बरतने की अपील कर रहे हैं। अमेरिका ने दो नए देशों पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। ये जो नए देश जिनकी घोषणा पुतिन ने की, उस पर आर्थिक प्रतिबंध अमेरिका ने लगा दिए हैं और संयुक्त राष्ट्र कह रहा है कि देशों को मान्यता देना अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के खिलाफ है। तो क्या इस वजह से ये ट्रिगर होगा वर्ल्ड वॉर का? क्या रूस और अमेरिका आमने सामने तो हैं ही, काफी अरसे से हम देख रहे हैं, अब बिल्कुल खुलकर सामने आ जाएंगे, जंग के हालात बन जाएंगे? दुनिया के सामने ये बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। इसलिए दुनिया के कई देश रूस से संयम बरतने की अपील कर रहे हैं और बातचीत, कूटनीति के जरिए विवाद सुलझाने के लिए कह रहे हैं। Immediately recognize the independence and sovereignty of Donetsk People's Republic and Lugansk People's Republic. And I would like to request the Federal Assembly to support, to back this decision and ratify the agreement of friendship and mutual help with both republics. We will draft this document and sign these documents in the near future. तो रूस के ऐलान पर यूक्रेन के राष्ट्रपति का बयान आया है। लुहांस्क और डोनेस्क, ये दो देश, इनको रिकॉग्नाइज करने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा, हम डरते नहीं हैं, पश्चिम से स्पष्ट समर्थन की उम्मीद है, खुलकर समर्थन करे। हालांकि पश्चिम कर रहा है, पश्चिमी देश, नेटो सब यूक्रेन के साथ है और लगातार रूस को धमकियां भी मिल रही थी। लेकिन अब यूक्रेन के राष्ट्रपति का यह बयान बड़ा दिलचस्प है। वो ये तो कह रहे हैं कि हम डरते नहीं है, लेकिन पश्चिम से कह रहे हैं कि भाई खुलकर समर्थन कीजिए, स्पष्ट समर्थन की हम उम्मीद कर रहे हैं आपसे। We also understand that the White House has been in touch with leaders around the world who share their sentiments. The Ukrainian President Zelensky and Joe Biden were on the phone and they agreed that they rejected this move by Russia. We also understand that the German Chancellor Scholz was on the phone with Joe Biden and that they also agreed to reject this move by Russia. तो यूक्रेन के राष्ट्रपति कहते हैं कि दुनिया हमारा स्पष्ट समर्थन करे। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कड़े कदम उठा लिए हैं। ये इस वक्त की ब्रेकिंग है। जो बाइडेन ने ट्वीट करके जानकारी दी बाकायदा। उन्होंने ये कहा कि रूस के खिलाफ प्रतिबंध जो हैं उस पर हमने हस्ताक्षर कर दिए हैं, सैंक्शंस पर। रूस ने अंतर्राष्ट्रीय कानून, इंटरनेशनल रूल्स का उल्लंघन किया है। मैंने रूस को अंतर्राष्ट्रीय कानून के घोर उल्लंघनों से लाभ का मौका देने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब इससे इनकार करने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। हम अगले कदमों पर यूक्रेन समेत सहयोगियों और भागीदारों, ये जो बाइडेन का ट्वीट है, के साथ बातचीत किए हुए हैं। जो बाइडेन, अमेरिका के राष्ट्रपति का ट्वीट। एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है भारतीयों से जुड़ी। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की आज से वापसी शुरू। एयर इंडिया के विशेष विमान से लौटेंगे छात्र। यूक्रेन के बोरिस्पल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ानें, 256 सीटों वाली बोइंग 787 ड्रीम लाइनर की उड़ानें। यूक्रेन में आपको बता दें कि 18,000 से ज्यादा भारतीय छात्र फंसे हैं। अधिकतर मेडिकल यूनिवर्सिटीज में वहां पढ़ते हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स।
और इन 18,000 भारतीय छात्रों को वापस लाना अब भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकता है, ये भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी कहा। The safety and security of civilians have this emergency order in place, and that needs to be lifted. The emergency is over. Live and study in different now, we've also seen the Freedom Convoy really go global. There have been similar protests in Israel, New Zealand, Belgium in the past. इस बड़े घोर अंतर्राष्ट्रीय संकट पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ चुका है। मेरे साथ मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हैं, रक्षा मामलों के जानकार, मेजर जनरल विशंबर दयाल, डिफेंस एक्सपर्ट, रोबिंदर सचदेवा, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट, विदेश मामलों के जानकार, आसिफ रमीज दाऊदी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, राजनीतिक कूटनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मेरे साथ मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी लगातार नजर बनाए हुए हैं यूक्रेन के हालात पर और जो संकट बना हुआ है पूरी दुनिया पर। संजीव, बिना किसी मिसाइल के, बिना कोई हथियार उठाए रूस को जो करना था कर दिया। जो विद्रोही इलाके थे उनमें से 2 देश बनाकर रिकॉग्नाइज कर दिया। अब दुनिया आप चाहे कुछ भी करे, सैंक्शंस लग रही हैं, रूस को पता था, होना ही था। अब आगे क्या सिचुएशन बनती दिख रही है? क्या जंग की जो बात हो रही थी वैसा होता हुआ दिख रहा है? शीतल, देखिए, आजकल चीन और रूस में बहुत घनिष्ठता है और चीन की एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी है कि बिना लड़े किसी को सबड्यू कैसे किया जाता है, और शायद वही प्रिंसिपल है जिसका इस्तेमाल यहाँ पर रूस करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक खत्म हो गई है, लेकिन कोई बड़ा ऐलान इस बैठक से निकला हो, इतने आनंद फानन में बुलाई गई बैठक, इसमें से कुछ भी नहीं निकला। हाँ, ये ज़रूर है कि अमेरिका और जो मित्र देश हैं वो सैंक्शंस लगाने की बात कर रहे हैं और शायद कल से सैंक्शंस लग जाएं, कुछ इस तरह की बात कही गई है। चीन ने कहा है कि संयम बरतिए, भारत ने भी कहा है संयम बरतिए, बातचीत से निकलेगा हल। लेकिन हकीकत क्या है? देखिए, हकीकत यह है कि जैसा कि आपने बताया, 2 नए देश बन गए। ईस्टर्न यूक्रेन आज़ाद हो गया, यूक्रेन से अलग हो गया, वहाँ पर सेनाएं घुस गई हैं रूस की, और वो उनकी रक्षा करेगी क्योंकि संधि साइन हो गया, और संधि साइन होने के बाद अधिकार हो जाता है रूस को। और संभावना पूरा है कि अगर आप इसे यूक्रेन को नेटो का सदस्य घोषित करते हैं तो फिर वही सेनाएं कीव भी पहुंच जाएंगी रूस की, ये भी बड़ा स्पष्ट है। लेकिन ये सब एक तरफ हो रहा है, दूसरी तरफ तमाम बड़ी बड़ी बातों के बावजूद जो यूनाइटेड स्टेट्स और उनके सहयोगी हैं उन्होंने केवल सैंक्शंस लगाए हैं। अफगानिस्तान में हाथ जल चुका है और ऐसे में कोई सेना अपनी भेजेगा वहां पर, ऐसा लगता नहीं है। लॉजिस्टिक्स से मदद करेंगे और साजो सामान से मदद करेंगे। ऐसे में नुकसान किसका है? पहला तो यूक्रेन का, जिसका आर्थिक आकार जो है घट के आधा रह गया है पिछले 7 वर्षों में। और आप जानती हैं मिन्स्क एग्रीमेंट तो 2014 में ही हुआ था, तब से कहाँ था अमेरिका? और इन सब का नुकसान एक और देखिए, हमारे और आपकी जेबों पर सबसे ज्यादा पेट्रोल और गैस के जो दाम बढ़ेंगे वो हम लोगों के ऊपर उसका असर होगा, दुनिया के देशों पर। और लाभ में कौन कौन रहेगा? रूस भी लाभ में है क्योंकि वो भी निर्यातक है, अमेरिका भी लाभ में है, वो भी निर्यातक है, और कुल मिलाकर हर एक वो आम आदमी जिसको कि इस युद्ध से कोई मतलब नहीं है, उसका नुकसान। शीतल, बिल्कुल सर जी, बिल्कुल सही बात आपने कही। रोबिंदर सचदेवा के पास चलती हूँ। रोबिंदर जी, एकदम 2014 का एक्शन रिप्ले हो गया कुछ थोड़े बदलाव के साथ। जैसे रूस ने क्रीमिया पर तब कर लिया था, दुनिया देखती रह गई और बाद में आर्थिक प्रतिबंध लगाकर कुछ नहीं कर पाए, आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। वैसा ही बिल्कुल यहां अब कर दिया रूस ने, अलग से रिकग्निशन दे दी लुगांस्क को और दूसरे प्रांत बना दिया, दोनों को अलग अलग राज्य का देश मुल्क बना दिया और दुनिया देखती रह गई और अब प्रतिबंधों की घोषणा हो रही है। एग्जैक्टली एक्शन रिप्ले 2014 का। जी हाँ, रिप्ले 2014 का, पर वार्निंग सिग्नल्स 14 से ही आ रहे हैं, उससे पहले 2007 से आ रहे हैं। फंडामेंटल क्वेश्चन, आप पुतिन की स्पीच भी लास्ट नाइट देखिए। पुतिन ये कहता है कि धीरे धीरे अगर यूक्रेन की धरती पर नेटो ने लाकर उसको न्यूक्लियर एटॉमिक बॉम्ब भी दे दिए तो वो तो मेरे को न्यूक्लियर थ्रेट भी कर देगा। फंडामेंटल वन बात ये, रशिया ये डिसाइड कर चुका है कि नेटो की जो एक्सपेंशनिज्म, अमेरिकन मिलिट्री अलायंस जो सोवियत यूनियन के डिसॉल्व होने के बाद बनी, उसके बाद जो नेशंस ऐड होते गए, बाल्टिक के देश, रोमानिया, हंगरी, पोलैंड, ये वो, तो रशिया फील कर रहा है कि मैं कॉर्नर किया जा रहा हूं, मेरे को कॉर्नर कर रहा है अमेरिका। एक्चुअली मेरे जो है भी, जो सच्चाई भी है, जो सच्चाई है, राइट। तो अब पुतिन ने ये डिसाइड कर लिया कि अब मतलब इनफ इज इनफ, सिंपल लैंग्वेज में कहे, बहुत हो गया। अब यूक्रेन को मैं नहीं जाने दूंगा नेटो के कैंप में, वहां पर मिसाइल्स नहीं आएंगे मेरे खिलाफ।
और इसके लिए उसके पास लकीली कुछ स्ट्रैटेजी भी, पोजीशनिंग भी, ज्योग्राफी भी, और ये जो डोनबास रीजन की जो डिस्प्यूट थी, ये बड़ा अच्छा बहाना बन गया उनको। एग्जैक्टली। तो अभी जैसे राउंड 1 में कह रहा था 16 फरवरी को जब अमेरिका कह रहा था अटैक हुआ, अटैक नहीं हुआ, राउंड 1 गया था पुतिन को। अमेरिका की इंटेलिजेंस की क्रेडिबिलिटी, भाई अगर एग्जैक्ट कह रहे हो नहीं हुआ, कुछ तो हुआ। अब आज भी इन्होंने जो करा है, टेक्निकली इन्वेजन नहीं करा है, डिप्लोमेटिकली रिकॉग्नाइज, तो स्टेप बाय स्टेप ये करते जाएंगे और ये फ्रिक्शन नहीं रुकने वाली। केवल बात ये होगी कि कभी थोड़ा गर्म हुआ मामला, कभी थोड़ा ल्यूकवार्म, फिर गर्म। ये एक फंडामेंटल डिवाइड आ गया है इस सेंचुरी का। लेकिन विशंबर दयाल के पास चलती हूँ। विशंबर दयाल जी, क्या अब युद्ध, जो कल तक युद्ध के बादल मंडरा रहे थे, पूरा पश्चिमी जो गुट है वो सब लगातार कह रहे थे कि कभी भी हमला कर सकता है। अमेरिका ने अपनी इंटेलिजेंस का हवाला भी दे दिया कि रूस तो अब हमला करने की पूरी फिराक में, और छिटपुट हमले हुए भी। लेकिन क्या अब एक फुल फ्लेजेड वैसी वॉर लाइक सिचुएशन आपको दिखती है कल के पुतिन के इस कदम के बाद, या अब आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे सब और रूस के प्रति कड़ा रुख आर्थिक तरीके से दिखाएंगे, जैसा पहले भी हो चुका है? देखिए, रशिया अपनी फोर्सेस बहुत पिछले 2 महीने से मोबिलाइज कर चुका है। उनकी कंप्लीट ड्रिल्स, ऑपरेशनल ड्रिल्स कंप्लीटली रिहर्स कर चुका है। अगर नाटो को लड़ाई लड़नी होती तो नाटो मोबिलाइज करता, मोबिलाइजेशन दिखती, नाटो फोर्सेस आती। लेकिन यूक्रेन नाटो का फॉर्मली मेंबर नहीं है, तो नाटो ट्रूप्स यूक्रेन में घुसेंगे नहीं। यूक्रेन की कोई अपनी इतनी काबिलियत नहीं है कि रशिया के साथ फुल फ्लेज्ड वॉर लड़े, और फुल फ्लेज्ड वॉर में नहीं समझता पुतिन भी लड़ना चाहता है और रशिया भी लड़ना चाहता है। रशिया बहुत टैक्टिकली एक बात समझता है कि इस लड़ाई से रशिया को जो गेन होना, एक्चुअली डॉनबास रीजन, जैसे बताया साहब ने भी, कि डॉनबास रीजन जो है वो रिच है, बहुत यूक्रेन का बहुत रिच है, खनिज इंडस्ट्रियली, खनिज, कोल, बिगेस्ट कोल माइंस ऑफ द वर्ल्ड, बिगेस्ट कोल माइंस एरिया में, या लुगांस और डोनेट्स्क जो है वो कभी से रिच थे। और ये क्रीमिया से कनेक्ट होता है डॉनबास। इफ यू सी, एक लाइन बन गई क्रीमिया डॉनबास, क्रीमिया पहले ही रूस के पास है, मतलब रूस का ये कंप्लीट, तो ये बन गया। अब इससे अगर कुछ भी ज्यादा पुतिन को वहां करना पड़ेगा तो देन इट विल बी, उससे ये है कि, और ये पीपल एथनिकली दे आर रशियंस, इनमें एथनिसिटी यूक्रेन और रशियंस में भी खास डिफरेंसेस नहीं है। तो अगर फुल फ्लैश्ड वॉर होती है तो ये देन, जैसे भारत पाकिस्तान के लोगों के बीच में दुश्मनी है, वो बहुत ही गहरी दुश्मनी मैं नहीं समझता पुतिन या यूक्रेनियन प्रेसिडेंट छोड़ के जाना चाहते होंगे, जो लीगेसी, और नहीं चाहेंगे कि भाई नाटो इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन इसमें, और इसका एक ही बेनिफिशियरी है वर्ल्ड में आज के दिन, वो है चाइना। और मैं समझता हूं रशियन स्ट्रैटेजिस्ट इतना समझते हैं कि वो ऐसी हालात नहीं चाहते कि चाइना भी इससे इतना पावरफुल एमर्ज कर जाए इकोनॉमिकली, बिकॉज अगर सैंक्शंस लगती, इकोनॉमिक, कंप्लीट इकोनॉमिक सैंक्शंस, तो रशिया और यूक्रेन की तरफ, रशिया और चाइना की तरफ झुकेगा। रशिया भी इकोनॉमिकली वीक होएगा, यूरोप भी इकोनॉमिकली वीक होएगा, बिकॉज यूरोप की जो गैस और जो तेल का रास्ता वही है, पूरा रास्ता वही है। हाँ। तो इसमें विन विन सिचुएशन किसी की भी नहीं है। विन विन सिचुएशन है कि रशिया ये कर सकता था, एज इट इज ये रशिया के कंट्रोल में थे। अगर रेबल्स के कंट्रोल में थे तो रशिया के, अब रशिया ने इसको फॉर्मलाइज कर दिया, और मैं नहीं समझता कि अब इससे ज्यादा रशिया कुछ बाइट करना चाहेगा। वो बाइट करेगा तो फिर एक वॉर सिचुएशन होगी, और जब वॉर होगी तो यूक्रेनियन जैसे भी हैं, दे विल फाइट हार्ड, और फिर एडवांसेस के बाद रशिया पूरे यूक्रेन को कंट्रोल नहीं कर सकता, पॉपुलेशन को नहीं। मैं समझता हूं रशिया ने अपना एम अचीव कर लिया। अब नाटो को डिसाइड करना है, यूएस को डिसाइड करना है, और वो सैंक्शंस के अलावा इस टाइम पर कुछ भी उनके पास नहीं है। वो लड़ाई के किसी हालात में नहीं है, क्योंकि युद्ध तो रूस ने किया नहीं, मिसाइलें तो दागी नहीं, ब्लडलेस कू कर दिया रूस ने। वो एक्सपेक्टेड था। देखो, हम तो पहले दिन से कहते हैं कि रशिया लड़ाई नहीं लड़ेगा। रशिया अपना स्ट्रैटेजिक एम अचीव कर चुका है। वो दोनों रीजन उसके, अब उनको डिक्लेयर कर दिया। मैं समझता हूं बिकॉज इंटरनेशनल हालात ऐसे हैं, और नाटो, यूरोप और चीजों से जूझ रहे हैं। अमेरिका अपने अंदरूनी जो इकोनॉमिक इश्यूज है पोस्ट कोविड, सारी दुनिया उनसे जूझ रही है। तो किसी के पास आज रशिया के लिए, यूक्रेन के लिए लड़ने के लिए ना सोल्जर्स है, ना उन्होंने ट्रूप्स मोबिलाइज, और न्यूक्लियर वॉर कोई ऐसी करना नहीं चाहता। मैं नहीं समझता कि यूक्रेन भी चाहेगा, रशिया भी चाहेगा। तो ये एक स्टेटस को है, कुछ दिन ये स्कर्मिशेस चलेंगे, और इसके अलावा मैं समझता हूँ सैंक्शंस लगेंगी,
बाकी मैं नहीं समझता कोई लड़ाई होगी, मेरा अपना मानना है। मैं अपने बाकी गेस्ट के पास भी लौटूंगी, लेकिन इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक खत्म हो गई है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रूस यूक्रेन संकट पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक खत्म हो गई है। अभी कोई बड़े एक्शन का ऐलान नहीं हुआ है। अमेरिका और मित्र देशों ने बैन लगाने की बात कही, आर्थिक प्रतिबंध की, वही जो हम चर्चा कर रहे थे कि कोई बड़े हमले की बात नहीं हुई है, आर्थिक प्रतिबंध। और बुधवार को अब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की बैठक होनी है इस मामले पर, बुधवार को यानी कल ही ये बैठक होनी है। संजीव, जैसा हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो एक्शन रूस ने किया उसके बाद सिवाय आर्थिक प्रतिबंधों के और ये सब घोषणाओं के और कोई चारा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के पास रह नहीं गया, और वही यूएनएससी की बैठक के बाद जो फैसला हुआ है उससे झलक रहा है। जी बिल्कुल, देखिए तैयार भी थे ऐसा लगता है रूसी राष्ट्रपति पुतिन, क्योंकि जब उनके भाषण में इस बात को हम लोगों ने सुना कि वो कह रहे हैं कि हमें ब्लैकमेल किया जाता है और हम पर सैंक्शंस लगाए जाएंगे, तो वो संभवतः इस स्थिति के लिए पहले से ही तैयार थे। जो ज़्यादा बड़ी बात है वो ये है इसमें शीतल कि उन्होंने ये कहा है कि इतिहास में बहुत गलतियां हुई हैं और यूक्रेन तो ऐसा है कि हमने ही क्रिएट किया था और उन्हें बनाया था, तो जाहिर है कि वो तो हमारा ही हिस्सा है। तो वो पूरे यूक्रेन की बात कर रहे थे। ये जो डॉनबास का रीजन है ये तो आखिर के हिस्से में आया, जब आखिर के 5-7 मिनटों में उन्होंने वहाँ उसको इंडिपेंडेंट घोषित करने की बात कही। लेकिन जो बड़ी बात उन्होंने कही कि ये पूरा का पूरा जो यूक्रेन है वो हमारे द्वारा बनाया गया हमारा हिस्सा है। अब आप देखिए, अगर यूक्रेन को वो मान रहे हैं, उसके बाद क्या है अगला कदम? अगर यूक्रेन उनका हिस्सा है तो उसके बाद क्या ये मामला जॉर्जिया तक जाता है, बेलारूस तक जाता है, और फिर क्या लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये जो बाल्टिक स्टेट्स हैं इनके ऊपर भी उनकी नज़र है। और अगर ऐसा एक्सपेंशनिज्म उस तरफ हो रहा है तो क्या चीन ताइवान की तरफ भी बढ़ेगा, और क्या उस वक्त भी ऐसे ही यूनाइटेड नेशन चुप रहेगा, यूएन जनरल असेंबली बैठक करेगा? तो ये समझ नहीं आ रही है बात की तैयारी किस बात की थी। ठीक। आसिफ रमीज दाऊदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आसिफ, कल हमने एक तो पहला सवाल ये कि आपका क्या मानना है कि आपको लगता है कि अब युद्ध होगा? हालांकि अब तो यूएनएससी ने भी कह दिया कि आर्थिक प्रतिबंधों की बात की, युद्ध क्या की अभी किसी ने बात नहीं की है। और दूसरा, कल जो राष्ट्र के नाम संबोधन व्लादिमीर पुतिन ने किया उसमें वो रूसी राष्ट्रवाद की बार बार बात कर रहे थे कि लेनिन ने यूक्रेन को क्रिएट किया और अब लेनिन की मूर्तियां वहां तोड़ी जाती हैं। रूस के राष्ट्रवाद की बात की, रूस यूनाइटेड यूएसएसआर के विघटन की जो साजिश थी उसकी बात की। तो क्या लग रहा है, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर फिर से वापस पुतिन उस दौर में ले जाने का हिंट दे रहे थे, या क्या आपका क्या एनालिसिस है? शीतल जी, इन दोनों सवालों का मैं बहुत ही जल्दी जवाब इस तरह से दूंगा कि सबसे पहली चीज तो यह है कि क्या युद्ध होने की कोई स्थिति है या नहीं है। मैं कई दिनों से अलग अलग डिबेट्स में कह रहा हूं और ज़्यादातर जो हमने ये एनालाइज किया है तो ये हमारा स्टैंड रहा है कि देखें, लोग वर्ल्ड वॉर 3 और उस तरह की जो बातें कर रहे थे, तो ब्लडलेस युद्ध एक अलग चीज़ है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर एक अलग चीज़ है, और डायरेक्टली आप जब आर्मी टू आर्मी या नेशंस की जो पूरी स्ट्रेंथ होती है और वो जाके फिजिकल फाइट करती हो, चाहे जिस तरह से, वो एक दूसरी चीज़ है। यहाँ पे युद्ध होगा वर्ल्ड में, डेफिनेटली होगा, लेकिन वो सैंक्शंस वाले युद्ध होंगे, वो इकोनॉमिकल जो दूसरी प्रॉब्लम्स होंगी वो वाले युद्ध होंगे, वर्चस्व वाला युद्ध होगा। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं पे भी वैसा युद्ध होगा जहां पे एक दूसरे की जाने, अब जैसे यहाँ पे अभी आपने कहा कि कैसे पुतिन ने अपने दूसरे सवाल पे कि कैसे रातों रात उन्होंने जो एक अनाउंसमेंट किया और आप स्टालिन या फिर वहां के जो उनके लीडर्स हैं उनकी बात करी, तो इसमें यहाँ पे यही कहना है कि कोई भी जो लीडर होता है, मैं इस चीज को समझता हूँ कि ये अनप्रेडिक्टेबल जरूर है पुतिन, लेकिन एक सीजन्ड और एक वर्ल्ड लीडर है, और रशिया कोई ऐसा कोई छोटा सा कोई मुल्क तो है नहीं, या उस एक्सपीरियंस नहीं है उन चीजों का। तो जो एक चाल चली गई है जिस तरह से यूक्रेन के अंदर ही बिना कुछ लड़ाई किए हुए जो डिवीजन हुआ और अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया है, ठीक है, लोग ये कहेंगे कि क्या ये इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो करते हुए किया गया है? नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सैंक्शंस होंगे, फाइनेंशियल इश्यूज आएंगे, लोग इसको ऑब्जेक्शन में लाएंगे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी अपनी बात करेंगे भी, उसकी मीटिंग के बाद क्या नतीजे आते हैं ये देखना पड़ेगा। लेकिन जब आप
अपने नेशन के लिए, या फिर जैसे रशिया के अंदर पुतिन ने जो अपने संबोधन में कहा, अगर वो नेशनल लीडर्स जो भी पहले रहे हैं उनको लेके चलते हैं या चलने की कोशिश करेंगे, तो उनको ये भी देखना है कि जो इंटरनल विद्रोह ना हो जाए। उनको लगना चाहिए कि वो अपने मुल्क के लिए करें। हालांकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो समझने की जरूरत है कि यूएस से और रशिया के मामला बहुत पुराने हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने की भी बात करें या कोल्ड वॉर जो चलते रहे थे उस वक्त की बात करें, या यूएसएसआर का जो डिवीजन हुआ, तो मुझे लगता था कि कोई भी ऐसा फैसला पुतिन नहीं करेंगे जिससे कि कोई ऐसी चीज आ जाए कि पूरी दुनिया उनके ऊपर अटैक कर दे या पूरी दुनिया खफा हो जाए। ब्लॉक जरूर बन जाएंगे अलग अलग तरह की, जो जैसे भी चाइना का जिक्र किया गया कि चाइना कहीं ना कहीं बेनिफिशियरी है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर खुद हमने सुना है कि वो विजिट करने वाले हैं। इस तरह के ब्लॉक्स बनते जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान के रिलेशन तो देखें यूएस के साथ भी है। अभी यहाँ पे वेपन्स लेने के बावजूद यूएस ने तमाम लोगों को सैंक्शन किया, लेकिन हिंदुस्तान को नहीं सैंक्शन किया। इससे ये पता चलता है कि हिंदुस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत बढ़िया है। लेकिन ये तमाम जो चीजें अभी चल रही है, अभी कई और नए मोड़ पे आएंगे। और कल की जो ये डेवलपमेंट हुई है देर रात वाली, बहुत ही एक अजीब सी हुई, और इससे लगता है कि एक सीजन तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, अब लोगों को ये समझना बिल्कुल मजे हुए राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ की झलक इसमें पुतिन ने दिखाई। हालांकि ये कितना अच्छा है उस क्षेत्र के लिए, यूक्रेन के लिए यकीनी तौर पर किसी भी मुल्क के दो हिस्सों को अलग रिकॉग्नाइज करना अच्छी बात नहीं कही जा सकती। लेकिन क्या इस कदम के बाद आर्थिक प्रतिबंध तक ही सीमित रहेगा मामला, या युद्ध, जो थर्ड वर्ल्ड वॉर की बातें हो रही थी, वाकई युद्ध होगा कि नहीं होगा? हमारे साथ जनरल सिवाच भी हैं, हमारे रक्षा विशेषज्ञ, उनके पास चलेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए हमारी ये विशेष कवरेज। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।